अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर MIC उर्दू यानी उर्दू अदब की तारीख, हिस्ट्री ऑफ उर्दू लिटरेचर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम आपकी यूनिट फर्स्ट उर्दू अदब का इर्तिका, इल्यूएशन ऑफ उर्दू लिटरेचर को एकदम बहुत आसान जबान में समझेंगे। इस यूनिट से जितने भी सवाल बनते हैं, आज उन सबको हम इस तरह समझेंगे कि आपको दोबारा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनते जाइए। जो बातें आपको जरूरी लगे आप उन्हें अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा। और चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। इर्तिका का आसान मतलब क्या होता है? दोस्तों, जब हम अपनी पहली यूनिट का नाम पढ़ते हैं ना, उर्दू अदब का इर्तिका, तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार इर्तिका कौन सा शब्द है और इसका मतलब क्या है। चलिए इसको आसान शब्दों में तोड़कर समझते हैं। अदब, अदब का सीधा सा मतलब होता है साहित्य या फिर लिटरेचर जिसे हम बोलते हैं। इर्तिका, इर्तिका का मतलब होता है विकास, तरक्की या धीरे धीरे आगे बढ़ना, इनोवेशन, डेवलपमेंट। तो जब हम एक साथ कहते हैं उर्दू अदब का इर्तिका, तो इसका सीधा सा मतलब होता है उर्दू भाषा और उसका साहित्य कैसे पैदा हुआ, किस किस दौर से गुजरकर आगे बढ़ा और आज ये किस मुकाम तक पहुंचा है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, उर्दू कोई ऐसी जबान नहीं है जिसे किसी एक इंसान ने एक कमरे में बैठ के बना दिया हो या जो अचानक से एक दिन में बन गई हो। उर्दू तो हमारे देश की साझी संस्कृति, आपसी मेल जोल और भाईचारे का एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा है। उर्दू जबान की शुरुआत कैसे हुई? उर्दू का जन्म। अब आइए बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं कि यह उर्दू जबान आखिर बनी कैसे और इसका नाम उर्दू कैसे पड़ा। फर्स्ट, तुर्की शब्द उर्दू। उर्दू मूल रूप से तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा में उर्दू का मतलब होता है लश्कर या छावनी, मिलिट्री कैंप। पुराने जमाने में जहाँ फौज या लश्कर ठहरता था उस जगह को उर्दू कहा जाता था। ये बात जरूर याद रखिएगा। 2, बाजारों में भाषा का मेल जोल। पुराने जमाने में जब हमारे देश में अलग अलग जगहों से फौजी, व्यापारी या सूफी संत आकर एक जगह रहने लगे, तो छावनियों और बाजारों में वे आपस में बातचीत करने लगे। अब कोई फारसी बोलता था, कोई अरबी, तो कोई तुर्की, तो कोई ब्रिज भाषा, खड़ी बोली और हरियाणवी। जब ये सारी जबानें आपस में मिली तो एक खिचड़ी जबान बन गई। इसी मिली जुली बोली को शुरू में लश्करी जबान कहा गया और बाद में ये उर्दू बन गई। थर्ड, उर्दू के पुराने नाम। इतिहास में उर्दू को अलग अलग समय पर अलग अलग नामों से पुकारा गया। सबसे पहले इसे हिंदी या हिंदवी कहा गया। अमीर खुसरो ने इसे हिंदवी कहा था। ये बात जरूर याद रखिएगा कि किसने हिंदवी नाम इसे सबसे पहले दिया था। अमीर खुसरो ने। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। जब ये जबान दक्षिण भारत पहुंची तो इसे दक्कनी कहा गया। जब इसमें फारसी और अरबी के शब्द ज्यादा मिला दिए गए तो इसे रेख्ता कहा गया। रेख्ता का मतलब होता है गिराया हुआ या फिर मिला जुला। और जब ये दिल्ली के शाही बाजार से जुड़ी तो इसे उर्दू मुअल्ला कहा गया, जो आगे चलकर सिर्फ उर्दू रह गया। मिर्जा गालिब ने उर्दू यानी रेख्ता के बारे में कितना खूबसूरत शेर लिखा है। रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। उर्दू साहित्य के विकास के 4 बड़े दौर, मेन फेजेस। दोस्तों, उर्दू की पुरानी कहानी को आसानी से याद रखने के लिए विद्वानों ने इसके विकास को 4 बड़े दौरों में, फेजेस में बांट दिया गया है। एग्जाम में जब आप उत्तर लिखें तो इन 4 दौरों को हेडिंग डालकर जरूर समझाइएगा। फर्स्ट, दक्कन का दौर यानी दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। आप में से बहुत से दोस्तों को लगता होगा कि उर्दू की शुरुआत दिल्ली या यूपी से हुई होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उर्दू शायरी और साहित्य का पहला सूरज उत्तरी भारत में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत यानी दक्कन के गोलकुंडा और बीजापुर में चमका था। दक्कन के दौर की 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। मोहम्मद कली कुतुब शाह, यह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर बने। साहिब दीवान उस शायर को कहते हैं जिसकी शायरी की पूरी किताब छपी हो। दूसरे हैं मुल्ला वजही। इन्होंने 1635 में उर्दू की सबसे पहले कहानी लिखी जिसका नाम था सबरस। यह नाम एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा इसे। दूसरा, दिल्ली का दौर। जब दक्कन के बड़े शायर वली दक्कनी अपनी शायरी लेकर दिल्ली आए तो दिल्ली वालों को पता चला कि अरे वाह, उर्दू में भी इतनी प्यारी शायरी हो सकती है। इसके बाद दिल्ली में उर्दू शायरी का सुनहरा दौर शुरू हुआ। मशहूर शायर मीर तकी मीर, मिर्जा सौदा और ख्वाजा मीर दर्द। दिल्ली के दौर की खासियत, दिल्ली की शायरी में दिल का दर्द, सादगी और सच्चा एहसास देखने को मिलता है, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में बार बार युद्ध और तबाही हो रही थी। तीसरा, लखनऊ का दौर। जब दिल्ली में हालात खराब हुए तो
तो वहाँ के बड़े बड़े लेखक और शायर दिल्ली छोड़कर लखनऊ आ गए। लखनऊ उस वक्त नवाबों का शहर था और वहाँ शांति थी। लखनऊ के दौर की खासियत, लखनऊ में आकर उर्दू जबान बहुत सज धज गई। यहाँ की शायरी में सुंदरता, नजाकत, मुहावरों का इस्तेमाल और सजावट ज्यादा आ गई। मरसिया निगारी, लखनऊ में मरसिया इमाम हुसैन और करबला की याद में लिखी जाने वाली कविता का बहुत विकास हुआ। मीर अनीस और मिर्जा दबीर इसके सबसे बड़े नाम हैं। चौथा, सर सैयद दौर व जदीद दौर, आधुनिक दौर। 1857 की क्रांति के बाद देश के हालात बदले, तब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन तहरीक शुरू किया। बदलाव, यहाँ से उर्दू साहित्य इश्क की शायरी से बाहर निकला। उर्दू में समाज सुधार, देशभक्ति, शिक्षा, नावल और अफसाने, छोटी कहानियां भी लिखी जाने लगी। मशहूर नाम, सर सैयद अहमद खान, अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी और अल्लामा इकबाल। उर्दू साहित्य के दो बड़े हिस्से। दोस्तों, उर्दू अदब को पूरा समझने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमारा उर्दू साहित्य दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, शेरी अदब, पोइट्री या काव्य। उर्दू की शुरुआत शायरी से ही हुई थी। शायरी अदब में कई तरह की विधियां आती हैं, जैसे गजल, नज़म, कसीदा, मरसिया, मंसवी, रुबाई। पहले गजल को देख लेते हैं। गजल, जिसमें दिल के जज्बात और मोहब्बत की बातें होती हैं। नज़म, जो किसी एक टॉपिक पर लिखी जाती है। कसीदा, जिसमें किसी बादशाह या बड़ी शख्सियत की तारीफ की जाती है। मरसिया, जो किसी की मौत या करबला के दर्द पर लिखा जाता है। मसनवी, जिसमें कोई लंबी कहानी कविता के रूप में सुनाई जाती है। रुबाई, 4 पंक्तियों की कविता होती है ये। दूसरा, नसरी अदब, प्रोज या फिर गद्य कह सकते हैं हम। नसरी अदब का मतलब होता है कहानियां, नावल और गद्य साहित्य। उर्दू में नसरी अदब का विकास शायरी के काफी बाद में हुआ। इसमें आती है दास्तान, जैसे बागो बहार, नावल, अफसाना, छोटी कहानियां और खत, मकतूब, निगारी वगैरह आते हैं इसमें। फोर्ट विलियम कॉलेज, यहाँ एक बात याद रखिएगा, 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था। इस कॉलेज का काम अंग्रेज अफसरों को उर्दू सिखाना था। यहाँ के लेखकों जैसे मीर अमन ने कठिन और मुश्किल उर्दू को छोड़कर बहुत ही आसान और बोलचाल की उर्दू में कहानियां लिखी, जिससे उर्दू गद्य नसरी अदब का बहुत तेजी से विकास हुआ। एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में इस यूनिट से कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और आपको उत्तर कैसे लिखना है, ताकि पूरे 7 में से 7 नंबर मिलें। सवाल 1, उर्दू अदब के इर्तिका पर एक तफसीली डिटेल्ड नोट लिखें। 7 मार्क्स का होगा ये। उत्तर कैसे लिखना है, हेडिंग डालनी है आपने। इर्तिका का अर्थ, इसमें लिखिए कि इर्तिका का मतलब विकास या तरक्की होता है। दूसरी हेडिंग डालिए, उर्दू जबान का जन्म, इसमें तुर्की शब्द उर्दू लश्करी जबान और इसके पुराने नामों हिंदवी, दक्कनी, रेखता का जिक्र करें। हेडिंग 3, इर्तिका के 4 दौर, दक्कन का दौर, दिल्ली का दौर, लखनऊ का दौर और सर सैयद दौर को 3-3 लाइनों में समझाएं। हेडिंग 4, शेरी व नसरी अदब, बताइए कि शायरी में गजल, नज़म और नसर में दास्तान व अफसाने का विकास हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज का जिक्र जरूर करें। हेडिंग 5, निष्कर्ष, हासिल कलाम, आखिर में 2 लाइनों में पूरे उत्तर का निचोड़ लिख दें। सवाल 2, उर्दू जबान के इर्तिका में दक्कन के योगदान पर रोशनी डालें। ये भी आ सकता है 7 मार्क्स में। उत्तर कैसे लिखना है इसका आपको, इसमें आपको बताना है कि उर्दू का पहला केंद्र दक्कन, गोलकुंडा और बीजापुर था। मोहम्मद कली कुतुब शाह पहले दीवान वाले शायर बने और मुल्ला वजीह ने पहली नसरी किताब सबरस लिखी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आपकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर MIC उर्दू की यूनिट 1 उर्दू अदब का इर्तिका की पूरी और मुकम्मल क्लास। अब हमने बहुत ही आसानी से समझ लिया कि उर्दू का मतलब क्या है और उर्दू का जन्म कैसे हुआ, इसके 4 बड़े फेजेस कौन कौन से हैं, शेरी और नसरी अदब क्या है और एग्जाम में उत्तर कैसे लिखना है। मुझे पूरा भरोसा है कि अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा और आपका 7 नंबर का डर बिल्कुल खत्म हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो और सब कुछ आसानी से समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने कॉलेज के दोस्तों ग्रुप्स में शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे यूनिट 2 जदीद उर्दू अदब का सियासी व समाजी पस मंजर।